बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6। तो थर्मोकेमिस्ट्री की सबसे पहले हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले कुछ टर्म्स हम सीखेंगे जिसकी मदद से हम थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आपके सामने मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्कल को आप थोड़ी देर के लिए समझ लें, ये पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरी यूनिवर्स का मतलब आपको पता ही है कि ये जो कायनात है सारी, इस सारी को हम जो है वो ओवरऑल मैं इस सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके अंदर हम हैं, ये पूरी दुनिया है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सन है, ये पहाड़ हैं, पानी है, ज़मीन है, जो भी चीज़ें इसमें आती हैं सारी को हम यूनिवर्स कह रहा हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। इसको मैं इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस यूनिवर्स के अंदर आप मुझे बताएं कि जैसे आप क्लास का लेक्चर सुन रहे हैं मेरे, तो इसमें मैं आप सिर्फ मुझ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं या जिस बात को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी पूरी कायनात के साथ आपको कोई कंसर्न वक्ती तौर पर नहीं है। सेम इसी तरह आपके सामने मैंने इस सर्कल को अगर यूनिवर्स कहा है, उसके अंदर एक स्मॉल पोर्शन है, एक बीकर है या एक ग्लास है जिसके अंदर हॉट वाटर पड़ा हुआ है या कोल्ड वाटर पड़ा हुआ है। मैं आपकी तवज्जो, आपकी कंसंट्रेशन इस ग्लास के ऊपर अगर फोकस करता हूं या जो है वो मैं आपसे कहता हूं इस ग्लास को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरी यूनिवर्स के बाकी मामलात को हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इस जो ग्लास को जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पूरी यूनिवर्स का वो स्मॉलर पोर्शन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। यानी कि पूरी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको हम डिस्कस कर रहे हो या लेबोरेटरी में कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उस हिस्से को, उस स्मॉलर पोर्शन को हम कहेंगे सिस्टम। क्या मतलब हुआ? एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग विच इज अंडर डिस्कशन, अंडर आर्गुमेंट। तो कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर है, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना शुरू कर दूं तो ये मार्कर का ये कैप है, ये इसका बॉटम है, तो ये क्या बन जाएगा? पूरी यूनिवर्स के बाकी हिस्सों के साथ, इस बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस क्लासरूम की बात नहीं कर रहा, इस क्लासरूम के बाहर क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, पूरी यूनिवर्स के इस मार्कर के स्मॉल पोर्शन को अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा सिस्टम। तो इसका मतलब सिस्टम फिर क्या हुआ? यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसको आप डिस्कस कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? सिस्टम। जैसा कि आपके पास ये कॉनिकल फ्लास्क बनी हुई है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट और जिंक को हम रिएक्ट करवाते हैं और जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर यहाँ से लैदा हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन अगर आप किसी लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस फ्लास्क के अंदर जो ये केमिकल रिएक्शन जहां पड़ा होगा, जहां हो रहा होगा, वो हमारा कंसर्न है, उसको हम सिस्टम कह देंगे। तो यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सिस्टम कहलाएगा। ये बात यहाँ पे ये सिस्टम है जिसके अंदर ये पानी, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, इसको सिस्टम कहेंगे। यहाँ जो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है फ्लास्क के अंदर, ये सिस्टम कहलाएगा। अब इसके अलावा फिर क्या है? इस सिस्टम को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा पूरी यूनिवर्स क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। उस सिस्टम का गिरदोनवा कहलाएगा, सराउंड कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगी। तो फिर सराउंडिंग को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा पूरी यूनिवर्स में से सिस्टम वाले पोर्शन को माइनस कर दो तो बाकी सारा हिस्सा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। तो इससे पता चला सिस्टम को माइनस कर दो यूनिवर्स में से तो बाकी तमाम चीजें सराउंडिंग कहलाएंगी। जैसे आप लेबोरेटरी में इस फ्लास्क में रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो सिस्टम कहलाएगा। ये फ्लास्क से बाहर इस तरफ पूरी लेबोरेटरी, पूरी कायनात जो बाकी बच जाएगी, उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। तो व्हाट इज सराउंडिंग? आप कहेंगे द होल यूनिवर्स माइनस सिस्टम, द होल यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। पूरी यूनिवर्स सिस्टम के अलावा, सिस्टम को निकाल के क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। तो हमने दो टर्म सीखी हैं कि पूरी यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक सिस्टम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एक उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम चीजें, पूरी कायनात सराउंडिंग कहलाएगी। अब इस सिस्टम को सराउंडिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए जो सरफेस होगी उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। फॉर एग्जांपल ये पानी यहाँ पड़ा हुआ है, ब्लैक कलर से आपको एक लाइन शो की हुई है, वैसे पानी की सरफेस पे या यहाँ पे ये सरफेस है, तो ये सरफेस पानी की या कोई लिक्विड है, उसके ऊपर कोई लाइन आप लगा तो नहीं सकते। इस लाइन को बोलेंगे इमेजिनरी सरफेस। जबकि ये जो दीवार है बीकर की या ग्लास की, इसको क्या बोलेंगे? ये जो है वो रियल सरफेस है और ये इमेजिनरी सरफेस है। तो बाउंड्री फिर क्या हुई?
इस ग्लास की इस सरफेस से इस तरफ सराउंडिंग, इस तरफ सिस्टम, इस ग्लास की इस सरफेस से इस तरफ सराउंडिंग, इस तरफ सिस्टम, इस लाइन से ऊपर सारा सराउंडिंग, नीचे सारा सिस्टम। तो फिर बाउंड्री क्या हुई, वो इमेजिनरी सरफेस या रियल सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करे, उसको क्या बोलेंगे हम, बाउंड्री। जैसे बाउंड्री लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन, क्या मतलब, उस तरफ इंडिया इस तरफ पाकिस्तान। तो बाउंड्री लाइन का मतलब सिंपल है, जैसे क्रिकेट में बाउंड्री लाइन होती है कि बॉल इस लाइन को क्रॉस कर जाएगी तो 4 रन या 6 रन हो जाएंगे, ये बाउंड्री लाइन का मतलब होता है, यानी कि दो चीजों को डिफरेंशिएट करने वाली चीज। तो ये जो दीवार है ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क की इस सरफेस को हम बोलेंगे रियल बाउंड्री, इस तरफ सराउंडिंग इस तरफ सिस्टम। और ये जो सरफेस है इसके ऊपर कोई लाइन, रियल लाइन नहीं है, इसको हम कहते हैं इमेजिनेशन में समझ लें यहाँ पे कोई एक लाइन है, उससे ऊपर यानी कि सरफेस से ऊपर जो सारा होगा ये भी सराउंडिंग, ये वाला हिस्सा भी सारा सराउंडिंग में ही आएगा जो ऊपर स्पेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इमेजिनरी या रियल सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करे, अलग करे, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। तो 3 टर्म्स आपको मैंने समझाई, सिस्टम, anything which is under observation, under discussion, under argument is called system। और फिर क्या होता है, सराउंडिंग, the whole universe except system minus system is called surrounding। और तीसरी बात, boundary which differentiate between system and surrounding, the surface which differentiate between system and surrounding। और वो surface 2 किस्म की हो सकती है, कौन कौन सी, एक imaginary, जब यहाँ पे कोई सरफेस नजर नहीं आ रही है आपको, जबकि ये दीवार जो है बीकर या ग्लास की या फ्लास्क की, ये रियल सरफेस कहलाएगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ये टर्म हमने सीख ली है। अब आपके सामने डेली लाइफ की एग्जांपल में लेता हूँ। फर्ज करें मैं कह रहा हूँ ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर का मतलब आप समझते हैं, फर्ज करें बॉइलिंग वाटर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करता है। ये वाटर बॉयल आपने इस बीकर में या ग्लास में रखा हुआ है। अब ये सिस्टम है, मैं इसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पानी, उसका टेम्परेचर जो 100 से 90, 90 से 80 कम होना शुरू हो जाता है। आपको पूछे तो क्या हुआ इसमें, आप कहेंगे इस पानी के अंदर जो बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग जो इसका हाई, जिसके अंदर जो हीट स्टोर थी वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रही है। आप कहेंगे बाहर जा रही है, मैं कहूँगा बाहर कहाँ जा रही है। अब हम टर्म समझ लें, कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं, सराउंडिंग। यानी कि ये जो बॉइलिंग वाटर था, ये सिस्टम था, इससे हीट बाहर की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, सराउंडिंग की तरफ फ्लो कर रही है, मूव कर रही है। दूसरी मिसाल ले लेते हैं, इसलिए पानी ठंडा हो गया। फिर आप दूसरी मिसाल ले लें, ये कोल्ड वाटर है, आइस कोल्ड वाटर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा यख पानी है। अब उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दे तो क्या होगा, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता जो रूम टेम्परेचर 25 या 30 है उस टेम्परेचर पे आ जाएगा। आपसे पूछा जाए यहाँ क्या हुआ, आप कहेंगे जब कोल्ड वाटर सिस्टम बन गया था और बाहर टेम्परेचर ज्यादा था, वहां से हीट इसने एब्जॉर्ब करता गया, तो ये 4 से 10, 10 से 15, 15 से जो है वो 20, 20 से 30 तक पहुंच गया। इसका मतलब अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर सराउंडिंग से हीट सिस्टम, यानी कोल्ड वाटर सिस्टम था, सराउंडिंग से हीट उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केस में हॉट वाटर था और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 या 30 था, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हुआ। दूसरी एग्जांपल, मैंने जब कोल्ड वाटर लिया तो मैंने कहा बाहर टेम्परेचर ज्यादा, अब कोल्ड टेम्परेचर 4 है और बाहर टेम्परेचर 30 है सपोज, तो 30 से हीट फ्लो कर गई जो कोल्ड वाटर की तरफ, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो गया। इसको हम कहेंगे सराउंडिंग से हीट सिस्टम की तरफ फ्लो हुआ हीट का। तो दोनों सूरतों में देखें, जब हॉट वाटर था तो हीट का फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हुआ, जब कोल्ड वाटर था तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था तो सराउंडिंग से हीट का फ्लो सिस्टम की तरफ हुआ। दोनों सूरतों में क्या हुआ, फ्लो ऑफ हीट हुआ, फ्लो ऑफ हीट। तो हीट की मूवमेंट हुई है, तो फ्लो जो मूवमेंट को फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ डायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो या मोशन, और थर्म का मतलब होता है हीट। हीट का फ्लो करना, हीट का मूव करना फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक्स का मतलब पहले समझ ले, थर्मोडायनामिक्स का मतलब थर्म मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो, हीट का फ्लो स्टडी करना थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। अब वो जो हीट का फ्लो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हो रहा है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफर होना सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो स्टडी है इसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं।
अब सवाल ये है कि ये जो चेंज मैंने अभी बताई थी ये फिजिकल चेंज थी, पानी का ठंडा होना या गर्म होना। अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज भी हो सकती है कोई, उस केमिकल चेंज में भी जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो कैसे जाते हैं आपको पता है। केमिकल चेंज क्या है, फर्ज करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है H2, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ओल्ड बॉन्ड्स पहले ब्रेक होते हैं, तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन होती है। तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। तो केमिकल चेंज में भी एनर्जी सिस्टम में या एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, या उसका फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होता है या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने भी मिसाल दी है। अब जो थर्मोडायनामिक्स में हम कहते हैं फ्लो ऑफ हीट, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, लेकिन जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जो फ्लो ऑफ हीट हम बात कर रहे हैं सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, वो कब हो, जब कोई केमिकल चेंज प्रोसीड हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसमें बॉन्ड ब्रेक हो और बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और उस केमिकल चेंज के दौरान जो एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, चाहे वो इवॉल्व हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो, चाहे वो बाहर की तरफ जाए चाहे वो अंदर की तरफ जाए, उस एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को जो केमिकल चेंज के दौरान होगी जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो उस स्टडीज को, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे। सिंपली हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट या स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो क्या मतलब हुआ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच हीट चेंजेस, हीट चेंज हम डिस्कस करें या हीट चेंज हो अकम्पनाइंग अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के साथ एसोसिएट, कंपेयरिंग का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड हो या केमिकल रिएक्शन के दौरान हो, आर स्टडीड, उसको स्टडी किया जाए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी या इन विच वी डील्स द heat changes during a chemical reaction, during a chemical change is called thermochemistry। तो ये हमने डेफिनेशन समझ ली। हीट चेंज यानी कि मतलब आप समझ लें थर्मोडायनामिक्स के लिए आता है फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, अगर केमिकल चेंज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कह देंगे। ये थोड़ा सा फर्क है, हमारे सिलेबस में थर्मोकेमिस्ट्री है लेकिन थर्मोडायनामिक्स का मैंने आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो तो फ्लो ऑफ हीट हुआ, तो फ्लो ऑफ हीट चाहे वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो, उसको थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। लेकिन अगर हम वो जो सिस्टम है कोई केमिकल चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बन रही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रही है, तो उसमें जो सिस्टम वो केमिकल चेंज सिस्टम होगा, अगर वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या सराउंडिंग की तरफ एनर्जी रिलीज करता है, उस स्टडी को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो ये बात आपने आसानी से याद रख लेनी है। अब हम बात करते हैं कि जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो हमने भी बात की, सरफेस, ये जो दीवार है इसकी ग्लास की या बीकर की या कोई भी चीज है, अगर ये दो किस्म की हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्या अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है इससे हीट बाहर निकल सकती है, ठीक है, या इसमें से हीट पास नहीं हो सकती। अगर ये दीवार ऐसी है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, इंसुलेटर की बनी हुई है, तो इस बाउंड्री को कहेंगे एडियाबैटिक बाउंड्री या एडियाबैटिक सरफेस। और अगर इसमें से एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है, बाहर निकल सकती है, जैसे शीशे का ग्लास है उसमें से निकल सकती है, या स्टील का ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, हॉट वाटर है, उसमें से भी हीट ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो उसको बोलेंगे डायबैटिक, या इसको बोलेंगे डायबैटिक और एडियाबैटिक। डायबैटिक का मतलब ऐसे सरफेस जिसमें से हीट ट्रांसफॉर्म हो सके, एडियाबैटिक ए लगा देना, डायबैटिक के साथ ए लगा दे तो बन जाएगा एडियाबैटिक। डायबैटिक मतलब हीट ट्रांसफॉर्म हो सकती है ऐसी सरफेस, और एडियाबैटिक जिसमें से हीट ट्रांसफर ना हो सके, ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक। तो ये बात याद रख लेनी है। उसके बाद आपने याद रखना है ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी बता रहा हूँ, सिस्टम तीन किस्म के हो सकते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे ग्लास में पानी पड़ा हुआ है और इसकी जो दीवारें हैं ये शीशे की हैं सपोज, तो इसमें से हीट बाहर निकल रही है और पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, पानी वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा जब, तो यहाँ से मैटर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर भी ट्रांसफॉर्म हो और हीट भी ट्रांसफॉर्म हो सके, यानी कि यहाँ से हीट भी बाहर जा रही है और मैटर भी बाहर जा सकता है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम।
दूसरा सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि अगर आप उसको ऊपर से बंद कर दें, अगर इसको बंद कर दें लेकिन इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो बाउंड्री है, ये कंडक्टिंग मटेरियल की है। क्या मतलब, अब इसमें से पानी बाहर तो नहीं जा सकेगा, लेकिन हॉट वाटर है तो ये एनर्जी बाहर रिलीज करेगा दीवारों से, बाउंड्री से। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, अंदर या बाहर जा सकती है, लेकिन मैटर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इसको बोलेंगे हम क्लोज सिस्टम। और फिर तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसी क्लोज सिस्टम जिसमें से मैटर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था, पानी बाहर नहीं जा सकता, ऊपर से बंद कर दिया, लेकिन अब इसकी जो वॉल्स हैं इसको हम बना लें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की, इंसुलेटिंग मटेरियल की बना दें, जिसमें से अब हीट भी बाहर ना आ सके, ना अंदर से बाहर से अंदर जा सके। तो नो हीट एंड नो हीट ट्रांसफॉर्म टेक्स प्लेस, या इसमें मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन भी ना हो, तो क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। दोबारा से सुने, ओपन सिस्टम, मैटर भी आ जा सके, हीट भी आ जा सके। दूसरा क्लोज सिस्टम, मैटर ना आ जा सके लेकिन हीट ट्रांसफर हो सके और कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। और तीसरी बात क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मैटर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकेगा, ना ही हीट ट्रांसफॉर्म हो सकेगी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद आप याद रखें कि सब्सटेंसेस एग्जिस्ट, दे पोजेस एनर्जी। जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा याद रखें उसकी एनर्जी जरूर होगी, ये बुक की आपकी लाइन लिखी हुई है। डिफरेंट सब्सटेंसेस पोजेस डिफरेंट एनर्जी, सब्सटेंस डिफरेंट होंगे तो उनमें एनर्जी भी डिफरेंट होगी। क्यों, जब कोई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की एनर्जी बराबर नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। इन अ केमिकल रिएक्शन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विल आइदर बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके नतीजे में या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी इवॉल्व होगी। ये तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हम पढ़ते हैं। उसके अलावा सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एक जनरल एक्स्ट्रा नॉलेज की बात बता रहा हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस थोड़ा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी होगी, ज्यादा है तो ज्यादा होगी, यानी कि वो मैस पे डिपेंड करते हैं। जैसे 1 गिलास पानी है तो उसका मैस कुछ और होगा, अगर 2 गिलास पानी है तो उसका मैस कुछ और होगा। 1 मोल है उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, 2 मोल्स हैं तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, 3 मोल है और ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मैस पे डिपेंड करे, जैसे मैस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, जैसे मैस है, वॉल्यूम है, 1 मोल 2 मोल, 1 गिलास का वॉल्यूम कम होगा, 2 मोल 2 गिलास पानी है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो सब्सटेंस का जो अमाउंट चेंज हो रही है तो उसकी ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। जैसे वॉल्यूम है, एनर्जी, थोड़ा सब्सटेंस है तो एनर्जी थोड़ी होगी, ज्यादा सब्सटेंस है एनर्जी ज्यादा होगी। एंथैल्पी भी अभी तो आगे जाकर पढ़ेंगे तो ये भी क्या कहलाएगी, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं ये जो किस पे डिपेंड करती हैं, मैस की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती उनको क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मसलन आप देखें कि टेम्परेचर है, 1 गिलास पानी का टेम्परेचर अगर फर्स्ट ग्रेड 25 है, अगर बीकर में पानी पड़ा हुआ है, टब में पड़ा हुआ है ओपन, तो उसका रूम टेम्परेचर भी 25 होगा। तो 2 गिलास पानी ले लें किसी बर्तन में या 1 गिलास पानी ले लें, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो बल्क हो और माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल पे सेम हो तो उसको हम बोलते हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 गिलास है पानी है या 2 गिलास पानी है तो डेंसिटी दोनों की क्या होगी, सेम। डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बल्क हो कम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल रिमेन सेम। तो याद रखें ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करें, सेम रहे चाहे कम या ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जो डिपेंड करें उसको हम कहते हैं मैस, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, ये मैटर की जो अमाउंट है, सब्सटेंस है, उस पर डिपेंड करती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जैसा हमने डिस्कस किया, हीट इज इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब अगर सिस्टम में से सराउंडिंग की तरफ हीट रिलीज हो। एग्जिट, एग्जिट का मतलब हमने पढ़ा हुआ है बाहर निकलना, बाहर जाने का रास्ता, अगर एयरपोर्ट्स वगैरह पे लिखा होता है बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट। तो यहाँ चूंकि सिस्टम से अगर हीट बाहर की तरफ रिलीज होती है, सराउंडिंग की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट एब्जॉर्ब हो, जैसे अभी हमने देखा था हॉट वाटर था तो वो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ रिलीज कर रहा था, वो एक्सोथर्मिक होगा। जब कोल्ड वाटर लिया था तो सराउंडिंग से हीट एंटर हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, एंटर से एंडोथर्मिक। अब जो हीट इज इवॉल्व का मतलब देखिए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, हीट इवॉल्व का मतलब फर्स्ट ग्रेड रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी 50, और जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे, फर्स्ट ग्रेड 20 एनर्जी रिलीज करते हैं तो डेफिनेटली वो लो एनर्जी पे आएंगे।
तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जब जाते हैं, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसा कि यहाँ पे उसने 20 एनर्जी एब्जॉर्ब की तो 50 से 70 होगी, तो यकीनन जब रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हाई एनर्जी पे जाते हैं, तो हाई एनर्जी पे जाके इसका मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। ठीक होगी बात। यहाँ पे एच जो लिख रहे हैं बेसिकली इंथाल्पी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जाकर पढ़ेंगे। एनर्जी को हम यहाँ पे इंथाल्पी यानी कि एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात कि जब ये इनिशियल है, ये फाइनल है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी, प्रोडक्ट्स की माइनस रिएक्टेंट्स करें 30 माइनस 50 तो आंसर क्या आएगा -20, यानी कि आंसर नेगेटिव में आएगा। चेंज इन एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी को माइनस करें तो चेंज इन एनर्जी कहलाएगा। रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ माइनस करें, फाइनल माइनस इनिशियल 70 माइनस 50 करें तो आंसर आएगा जो है वो पॉजिटिव आएगा, +20। तो इसका मतलब इंथाल्पी चेंज या एनर्जी चेंज इन केस ऑफ एंडोथर्मिक पॉजिटिव होगी और एक्सोथर्मिक में क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सिस्टम का टेम्परेचर पहले राइज करता है। जब राइज कर जाता है तो सराउंडिंग से टेम्परेचर जब राइज करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो एनर्जी है सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की तरफ खारिज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा, सराउंडिंग का कम, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। जबकि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा, ये एरो नीचे की तरफ मतलब फॉल्स, एरो ऊपर का मतलब राइज। तो एक्सोथर्मिक में अगर आप कोई रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो अगर एक्सोथर्मिक होगा तो ट्यूब आप हाथ में पकड़ी होगी तो वो हीट अप हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वहां से हीट बाहर खारिज होना शुरू हो जाएगी। और जो एंडोथर्मिक है उस केस में टेस्ट ट्यूब को अगर आपने पकड़ा हुआ है तो वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स एंड देन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और यहाँ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस एंड देन इवॉल्व एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इसकी एग्जांपल करेंगे आप, H2 + O2 वाटर बनता है तो इसकी एंथैल्पी माइनस के साथ आती है, -285.5 किलो जूल पर मोल। कंबस्टन ऑफ कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन मिलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसकी एंथैल्पी -393 है, उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ N2 + O2 2NO डेल्टा जिसका +180 है। वाटर को डिकम्पोज, यहाँ वाटर आप बना रहे हैं, यहाँ वाटर ब्रेक कर रहे हैं, तो इसकी एंथैल्पी यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ वही वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। N2 + H2 अमोनिया बनेगा, इसकी वैल्यू भी जो है यहाँ पे नेगेटिव में आएगी। तो ये एक्सोथर्मिक में ये एग्जांपल लिखनी है आपने, ठीक हो गया, ये गलती से लिखी गई है, ये एक्सोथर्मिक में आएगी क्योंकि इसकी वैल्यू देखें -41.6 किलो जूल पर मोल है, तो ये एक्सोथर्मिक में आप एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, गलती से यहाँ लिखी गई है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंशिएट करें, तो यह 4 पॉइंट्स आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा ये इंट्रोडक्शन था जो थर्मोकेमिस्ट्री का। इससे नेक्स्ट जो है हम स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को तफसील से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।